हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हम 80 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं अपने इस सीरीज़ में। आज हमारा नया क्वेश्चन जो होगा स्टार्ट वो होगा 81। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। हमारा है एपी, एक दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश के प्रथम पद और सर्वांतर डी ज्ञात करना है हमें। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए जो होता है वो पहला ही पद होता है। तो पहला पद हमारे पास 3/2 दिया हुआ है और सर्वांतर होता है दूसरे में से पहला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1/2 -3/2। एलसीएम तो दोनों में 2 ही रहेगा, तो इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका हम सीधा घटा सकते हैं कि 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। तो ये 2/2 हुआ, वो भी माइनस का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1। तो इसका ए तो आ गया 3/2 और डी आ गया -1। नेक्स्ट है हमारे पास 82, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी ये एपी का सवाल है। एपी के सवाल में ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, प्रथम 100 धन पूर्णांक। तो 100 धन पूर्णांकों की बात करें हम तो वो धन पूर्णांक होंगे 1 2 3 डैश 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 100 तक। तो पहला पद 1 हुआ, डी 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। एन अंतिम पद भी 100 है और कुल पदों की संख्या एन जो है वो भी 100 है। तो पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 100/2 1 प्लस 100। इससे ये कट जाएगा, ये आपके पास 50 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 50 इंटू 101। अब 101 का हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 50 और ये भी 50 हो जाएगा। हम इससे करेंगे तो ये हमारा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग आ जाएगा। नेक्स्ट 83 हमारे पास है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जो दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, गोले में ये होता है हमारे पास 4πr²। तो 4πr² हमारे पास हो गया। तो इसमें हम वैल्यू रख दें 4 इंटू पाई को हम पाई रहने देते हैं और r² मतलब 8 इंटू 8। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 4π इंटू 8 होता है 64। 64 को हम 4 से इंटू करें तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और ये हमारे पास क्या हो गया 25 पाई। ऐसे रहने दे सकते हैं हम, ये भी हमारा सही माना जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या गया 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 84 हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता सारणी में बी और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो बी जो हमारे पास है यहाँ पे ये बारंबारता के उसमें है और डी जो हमारे पास है वो संचयी बारंबारता में। तो हम संचयी बारंबारता को जानते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होती है, कि हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, जब यहाँ पे इसके नीचे संचयी बारंबारता की तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हमारे पास क्या हो जाएगी 15 - 9। तो 15 - 9 कितना हो गया 6। ये इसका हाफ आंसर आ गया। और ये देखिए डी जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। तो आप देख सकते हैं डी हमारे पास क्या है 22 + 4। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो ये इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। 85 हमारे पास है, एपी फिर से आ गया हमारे पास। 2018 में पूछा गया है 1 4 7 और 10 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो एक और बार कर लेते हैं। एक एपी दे रखी है जिसका पहला पद जो होगा 1 होगा और डी जो होगा वो 4 - 1। तो 4 में से 1 गया, ये कितना हो गया 3। A10 जो होगा a + 9d, मैंने पहले भी कहा था कि एक कम डी वहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 9 × 3। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 1 + 27 और 27 + 1 कितना हो जाता है 28। तो ये इसका आंसर आ गया, 28 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि sin a = 3/5 तो cos a का मान ज्ञात करें। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है sin a बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण 3/5 दिया हुआ है। तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार हम पाइथागोरस से हम सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं कि रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9/5। ये हमारे पास हो गया रूट 16/5 और रूट 16/5 हो जाता है हमारे पास 4/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 87, चित्र में DE समांतर है BC के तथा AD/DB = 2/3 दिया हुआ है। यदि EC = 6 सेंटीमीटर है तो
ए ई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमारे पास इसके बटे इस ये तो हमें दिया हुआ है और ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमें ऊपर का ये निकालना है, ए ई निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है। इस कंडीशन में जब समांतर रेखाएं होती हैं तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखिए करते हैं इसको, ए डी बटे डी बी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं 2/3, हमें ए ई तो फाइंड करना है और ये बटे में क्या है 6, ये क्रॉस में इधर चला जाएगा तो ए ई इज इक्वल टू 2 गुणा गया 6/3, 3 से ये कटेगा 2 बार और 2 गुणा गया 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। 88 हमारे पास है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन के आयतन के लिए हमें क्या करना है कि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, व्यास हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है 2r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयतन जो है इसका पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 गुणा गया 5 गुणा 5 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 22 गुणा गया 5 गुणा गया 5 25। तो यहाँ पे हमारे पास 25 का हम टेबल कर लेंगे, 25 दूनी 50 हासिल गया 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 हमारे पास क्या हो गया 55। तो ये इसका आयतन का फॉर्मूला आ गया 550 सेंटीमीटर क्यूब। 89 हमारे पास है कि सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। x हमारे पास ये दिया हुआ संचयी बारंबारता में है, तो इससे पहले भी हमने भी किया था कि संचयी बारंबारता और बारंबारता के क्या जो संबंध होता है, इसके नीचे का तो वही आएगा, पर जब हम सेकंड टर्म में लेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे, तो यही इस प्रकार से इनको जोड़ करके यहाँ पे और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए क्या है हमारे पास, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 50 + 28, तो 50 + 28 हो जाता है 78, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 90 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब x² - 3 के शून्यांक हमें ज्ञात करने, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया बराबर 0 ले लिया हमने, x² बराबर ये माइनस से इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस, देन x की वैल्यू, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होंगे तो इसके जो वैल्यू शून्यांक आ जाएंगे +-√3, तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए शून्यांक आ गए, एक तो आ गया हमारे पास √3 और एक इसका आ गया -√3, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक एपी दिया हुआ है जिसका nवां पद 2n + 3 है, तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 2n + 3 nवां पद है, तो 11वें पद के लिए n की जगह में हम 11 लिख देंगे, तो 11 × 2 22, 22 + 3 और 22 + 3 हो जाता है 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, यदि tan A = cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90। तो आप सोच रहे होंगे कि एक नंबर में इतना बड़ा सवाल क्यों आ गया, परंतु बहुत ही छोटा सवाल है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि tan A = cot B दिया हुआ है, अब 90 - थीटा वाला फॉर्मूला लेना है, चाहे हम इधर लें चाहे इधर लें। tan A यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है और cot को हम tan के टर्म में लिख सकते हैं tan 90 - B, क्योंकि 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, 10 से 10 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 90 - B एंड फाइनली हमारे पास क्या आ गया A + B = 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया, एज प्रूव्ड, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 93, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक आंकड़े दिए हुए हैं, कुल 9 आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनका माध्यक निकालना है हमें। हम पहले इसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रख लेंगे, हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है। तो माध्यक के जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास हो जाएगा, मध्य में स्थित कौन सा आंकड़ा है, 9 है, तो बहुत ही सिंपल है कि n + 1/2 वां पद, इसका मतलब हो गया 9 + 1/2 वां, 9 + 1 कितना हो गया 10/2 और 10/2 का मतलब हो गया 5 वां पद। अब 5वां पद चाहे इधर से गिने चाहे इधर से, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, इसका आंसर 33 जो हो जाएगा इसका माध्यक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द्विघात समीकरण x² - 9 को हल कीजिए। अब इसका हमने हल करना है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये ले लिया, अब ये x² के साथ ये माइनस में, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। x का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, सिंपली हम रूट ऐसे ही लिख देते हैं, परंतु ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान निकलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इनकी जो 2 वैल्यू निकल गई +3 और -3, इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात इनको हल करने पर x का मान या तो +3 हो सकता है या -3।
अगला सवाल हमारे पास है कि यदि cot a इज इक्वल टू 8/15 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये 2019 और 2020 दोनों में पूछा गया सवाल है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, cot और tan के बीच का जो रिलेशन होता है हम उसे ध्यान में रखेंगे। tan a इज इक्वल टू होता है 1/cot a। अब cot a की वैल्यू नीचे से रख लेंगे 8/15, ये जो 15 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 15/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है समरूप त्रिभुजों में वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात है उनका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16/25। यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यांकों का योग 4 हो तो a का मान बताइए। अब शून्यांकों का योग दिया हुआ है हमारे पास, तो α + β = 4। अब α + β का जो मान होता है द्विघात समीकरण के रूप में हम उसको लिख लेते हैं। इसका मान होता है -b/a = 4। -b की वैल्यू माइनस तो पहले से है और b का मान क्या है -8/a = 4। अब इसको यहाँ ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 8/4 = a, और 8 में 4 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आया 2। तो फाइनली हमारे पास a = क्या आ गया 2। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 2। अगला हमारे पास है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो ये 2022 में सवाल पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमें ये पता होना चाहिए कि शांत और अशांत की स्थिति क्या होती है। यदि केवल इतना होता बटे में 2 की घात और 5 की घात तब तो ये शांत होता, परंतु इसके साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या यदि आ गई है तो बिना सोचे समझे आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। लेकिन 99 जो हमारे पास है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं अभी तक। एक 0 है और एक √5 है। तो यहाँ पे हमारे पास α + β बराबर हमारे पास 0 दिया है और α β का मान जो है √5। तो द्विघात समीकरण के लिए जो इसकी इक्वेशन बनती है वो x² - α + βx + α β हो जाता है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, x² - 0 × x + √5 = 0, और यहाँ पे हमारे पास हो गया x², इसके साथ 0 करेंगे तो 0 ही होगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ गया x² + √5, वो द्विघात समीकरण हमारे पास आ गई। देखिए 100 क्वेश्चन हमारे पास है। समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने इसकी प्रकृति के बारे में बताना कि मूल किस प्रकार के होंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये जो समीकरण है द्विघात वो इस मानक रूप के आधार पर है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो विविधकरण की स्थिति होती है वो क्या होती है b² - 4ac। यहाँ पे हम इनका मान रख देंगे। b² मतलब ये है हमारे पास -4 का होल स्क्वायर -4a की जगह में कितना है 1 और c की जगह में कितना है 4। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 4 × 4 हमारे पास क्या हो गया 16। तो 16 में से 16 कैंसिल हुआ, कितना गया 0। तो जब हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो हमारे पास इसका मान जो आ जाएगा मूल क्या होंगे वास्तविक हैं और बराबर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे सवाल आपके जो अति लघु उत्तरीय के बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं हल कर चुका हूँ। होप सो आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी, और आशा करता हूँ कि आने वाली जो सीरीज़ है लघु उत्तरीय प्रश्नों की वो उसमें भी आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और पढ़ाई में अपना ध्यान एकाग्र करके परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो मिलते हैं आने वाले नए श्रृंखला में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ऐसे ही बने रहें।